हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। पहले तो एक ऐसा डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या किसी क्वांटिटी जैसे करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर आदि को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो फर्दर तीन भागों में डिवाइडेड होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का डिफिनेशन देखते हैं कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मापी जाने वाली क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट तथा डिफ्लेक्टिंग एंगल के टर्म में रीडिंग देने का कार्य करता है, उसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देखिए, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस पे क्या नहीं होता है, उस पे देखिए आपको समझा रहे हैं। ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उस पे ये स्केल नहीं बना होता है, और स्केल नहीं बना होता है ये स्केल नहीं बना होता है, और जिसके कारण जो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है, तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है तो ये पता ही नहीं चलता है ये कितना इस पे करंट, मतलब कितना इसमें करंट या वोल्टेज या पावर फैक्टर फ्लो कर रहा है, जिसको हमें मापना हो। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट पहले से निर्धारित होता है, उसमें इस एंगल के मल्टीप्लिकेशन से हम पता करते हैं कि कितना फ्लो करता है। इसमें कोई भी मतलब कि पहले से स्केल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वही कह रहा है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मापी जाने वाली क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट तथा डिफ्लेक्शन एंगल के टर्म में रीडिंग देने का कार्य करता है, उसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और ये रिले इंस्ट्रूमेंट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और ये रिले इंस्ट्रूमेंट। देखिए, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला कौन? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और तीसरा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मापी जाने वाली क्वांटिटी को पॉइंटर की सहायता से डिनोट करने का कार्य करता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। देखिए, ये जो स्केल है, ये स्केल पे हमारी बनी हुई है रीडिंग्स, और ये पॉइंटर क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट में जब 6 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो ये इंडिकेटर यहाँ पे जाके और 6 एम्पियर को पॉइंटर 6 एम्पियर को इंडिकेट कर देता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, ये सभी रीडिंग नहीं दी होती है, डिफ्लेक्शन के एंगल पे और इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से हमें प्राप्त करना होता है, जो कि लेबोरेटरी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन जो वो थे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसके एग्जांपल है PMMC मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, MI टाइप मूविंग आयरन टाइप, थर्मल इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एग्जाम्पल है, ये अभी याद नहीं होगा तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल। अब देखिए, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ पेपर पर पेन तथा इंक, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ग्राफ पेपर पर पेन तथा इंक की हेल्प से एक दिए गए समय के लिए अननोन क्वांटिटी को डिनोट करने का कार्य करता है,
करता हो उसे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। देखिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो ऐसे ऐसे चलता रहता है हार्ट रेट जो स्क्रीन पे, या ईसीजी समझ लीजिए, ईसीजी जो होता है, आप ईसीजी देखे होंगे तो उसमें ऐसे 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 कुल सब लगा रहता है। तो ये किसी पेपर पे क्या होता है, किसी ग्राफ पेपर पे पेन या इंक की सहायता से किसी फिक्स इंटरवल में जो किया गया रहता है, जो फिक्स इंटरवल में क्या किया गया रहता है, में डिनोट किया गया रहता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। या कहीं हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे चलता रहता है हार्ट बीट ऐसे ऐसे, और डेथ होने के बाद वो सीधी हो जाती है, ये भी रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आती है। जैसे एग्जांपल में ईसीजी, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दी गए समय के लिए कुल खपत इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दर्शाने का कार्य करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या होता है, दिए गए समय के लिए कुल खपत इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट करने का कार्य करता है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या करता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में यूज हुई सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जोड़ के और बता देता है, और उसी को एनर्जी मीटर या वाट आवर मीटर या मीटर कहते हैं, और एम्पियर आवर मीटर। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं कि एमीटर क्या होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एमीटर क्या होता है, एमीटर तो पहले करंट को मेजर करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में फ्लो होने वाली टोटल करंट को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, एमीटर कहलाता है। एमीटर क्या कहलाता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट को मेजर करे, उसे एमीटर कहा जाता है। एमीटर हमेशा कहाँ जुड़ा होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है, क्योंकि उसको करंट मेजर करना है और सारी की सारी करंट एमीटर से ही पास हो, इसीलिए इसको एकदम लो रेजिस्टेंस का बनाया जाता है। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम रखते हैं। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, बहुत ही कम। देखिए इन आइडियल एमीटर, मतलब कि आइडियल एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, 0 ओम, और प्रैक्टिकल एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 0.121 ओम। अब देखिए ये जो सर्किट बनाया हुआ है, इसमें एमीटर को, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का, और ये एमीटर है, और इसको कहाँ जोड़े हैं, तो हम इसको तो सीरीज में भी जोड़ सकते हैं। देखिए पॉइंट आता है कि हम इसको सीरीज में ही क्यों जोड़ते हैं, हम इसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में जोड़ देने से क्या होगा कि जो करंट होगी वो लो रेजिस्टेंस पाथ को कवर करके, देखिए जो पैरेलल होगी वो लो रेजिस्टेंस पाथ को कवर करके और यहीं से निकल जाएगी, और ये लोड के पास जा ही नहीं पाएगी, जिससे लोड की करंट को मेजर नहीं किया जा सकता है। चलिए वोल्ट मीटर क्या होता है, अब देखते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो वोल्ट मीटर कहलाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो उसमें प्रयोग किया जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा सप्लाई के पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, सप्लाई के पैरेलल में। और वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, मतलब वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि इसका बहुत हाई करने का कारण है कि इसमें से थोड़ा सा भी करंट न जाए, उसके 2 पॉइंटों के बीच ये एग्जैक्ट डिफरेंस को मेजर करे, इसीलिए इसका एमीटर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और देखिए आइडियल जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम होता है, और जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है उसका रेंज कितना होता है, 10⁶ ओम, मतलब कि मेगा ओम। आगे देखिए, आगे है कि एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज, एमीटर का रेंज बढ़ाना। तो देखिए
एमीटर की रेंज बढ़ाने का क्या तात्पर्य है? एमीटर के रेंज बढ़ाने का क्या तात्पर्य है कि एमीटर का रेंज बढ़ाने का तात्पर्य है कम रेंज के एमीटर से भी ज़्यादा वैल्यू को मेजर करना। कम रेंज के एमीटर से भी ज़्यादा वैल्यू को मेजर करना। तो कैसे मेजर किया जाएगा? देखिए ये सर्किट है, यहाँ पे हम सप्लाई दे दी है, इससे करंट आई फ्लो कर रहा है और ये करंट जब आई फ्लो कर रहा है तो ये एम्पियर का इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम है और इसके साथ हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस आर एस एच लगा दिए हैं। तो देखिए ये दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो ये दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो समान होगा और यहाँ से करंट आई एम फ्लो कर रही है और यहाँ से करंट आई एस एच फ्लो कर रही है। तो यहाँ वी एस एच और यहाँ पे वी एम दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो वी एम इजकल टू वी एस एच, क्योंकि अगर दो पैरेलल में है दोनों के वोल्टेज सेम होंगे तो वी एम इजकल टू वी एस एच और वी एम इजकल टू आई एम आर एम। वी का फार्मूला तो वी इजकल टू आई आर, तो वी एम आई एम और आई एस एच वी एस एच इजकल टू आई एस एच आर एस एच। देखिए आई एम आर एम बराबर आई एस एच आर एस एच। यहाँ पे आर एस एच का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो आर एस एच इजकल टू आई एम आर एम बाई आई एस एच, इक्वेशन फर्स्ट। और आई क्या है? जो ये करंट फ्लो कर रहा है यही ना दो भागों में बट रहा है, आई एस एच और आई एम। तो आई जो है वो आई एम प्लस आई एस एच है। तो ये शंट करंट कितना है? तो आई एस एच इजकल टू आई माइनस आई एम। ये देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बना लिए हैं। पुट द वैल्यू ऑफ आई एस एच इन इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है कि आई एस एच की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, मतलब कि इससे आई एस एच के वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देने पर क्या होगा? आर एस एच इजकल टू आई एम आर एम डिवाइडेड बाई आई माइनस आई एम। अब देखिए दोनों साइड, मतलब कि इस इक्वेशन थर्ड के दोनों साइड आई एम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करने पे डिवाइड करने पे, यानी इसमें भी आई एम से डिवाइड और इसमें भी आई एम से डिवाइड करने पे क्या होता है? यहाँ पे अगर आई एम से डिवाइड करेंगे तो आई एम कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर एम और यहाँ पे अगर आई एम से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आई बाई आई एम और ये हो जाएगा -1। तो देखिए आर एस एच का जो यहाँ से वैल्यू आया वो आर एम बाई आर एम बटा आई बाई आई एम -1 हो जाएगा। और आई बाई आई एम को क्या कहते हैं? एम कहते हैं और एम को मल्टीप्लायर फैक्टर या न्यू रेंज बाई ओल्ड रेंज कहते हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला आता है वो आर एस एच बराबर आर एम बाई एम -1 आएगा। और देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अमीटर को इंटरनल रेजिस्टेंस को किस में जोड़े थे? पैरेलल को। तो बस वही पॉइंट लिखे हैं। एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। और पैरेलल में जोड़े गए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू इस एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू से काफ़ी कम होती है। देखिए जो पैरेलल में जो शंटिंग किए थे रेजिस्टेंस, एमीटर में शंटिंग, उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस की हेल्प में बहुत ही कम होता है। शंट रेजिस्टेंस अब किसका बना होता है? देखिए शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो शंट रेजिस्टेंस मैग्नीन या कंस्टेंटन के बनाते हैं। शंट रेजिस्टेंस किसका बनाते हैं? मैग्नीन या कंस्टेंटन का, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। देखिए अगर रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और जिसके कारण वो शॉर्ट हो जाएगा या जल जाएगा एमीटर। तो अगर उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का बनाते हैं जिसका टेम्परेचर वैल्यू 0 हो, और वो होता है मैग्नीन या कंस्टेंटन, जिसका टेम्परेचर में चेंज होने से शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और अल्फा एम मतलब कि क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट मैग्नीन का होता है 0.00006 और कंस्टेंटन का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है 0.00008। सिमिलरिटी ये 0 है। और देखिए यहाँ पे जब
आर टी इजकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर यहाँ पे हम अल्फा के जगह पे 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और आर टी बराबर आर नॉट हो जाएगा। मतलब कि रेजिस्टेंस हीट के कारण भी आर नॉट मतलब सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हम बताए थे ना कि कम शंट में बहुत ही कम रेजिस्टेंस का वो जोड़ते हैं, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं शंट में, तो इसको न्यूमेरिकली हम प्रूव करते हैं। एक 0 से 10 एम्पियर के रेंज वाले एमीटर को 40 एम्पियर की करंट मेजर करने के लिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा यदि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम हो तो। देखिए यहाँ पे आई एम कितना दिया है, कितना ये मेजर करता है 0 से 10 एम्पियर का, इसका रेंज कितना है 0 से 10 एम्पियर, तो ये कितना इसका रेंज है 10 एम्पियर। और देखिए आई क्या है, कितना इसको मेजर करवाना है तो 40 एम्पियर, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 0.5 ओम। अब देखिए एम निकालेंगे तो आई बाई आई एम होता है, तो आई कितना दिया है 40 और आई एम कितना दिया है 10, तो 4। और आर एस एच निकालना है शंट रेजिस्टेंस, तो फार्मूला होता है आर एस एच इक्वल टू आर एम बाई एम माइनस 1। अब देखिए आर एम का वैल्यू रखेंगे हम 0.5, एम का वैल्यू 4 और माइनस 1, तो 0.5 बाई 3 0.16। तो जो 0.16 आया है ये आर एम से छोटा आया है, कम आया है, तो जो शंटिंग हम करते हैं उसका वैल्यू क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होता है। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और खुद कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर रेंज को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।